कानून में कौन लिबरल हुआ है सर इन सब मामलों में? जब विवाह विच्छेद को हिंदू जैसे धर्म में विवाह विच्छेद को मान्यता मिल गई तो कानून हो गया। हमें लगता है ये होना भी चाहिए। सब क्या दिशा सर मैं आप क्या पहले हम लोग कहते थे कि मिस्ट्रेस है, रखेल है, उसे हमने हाँ यही कानून बना हुआ है, लेकिन क्या दहेज पे वास्तविक रूप से प्रतिबंध मान दिया? क्या समाज ने स्वीकार कर लिया? ना अब तो सब वीडियो बन के दे गए, हमने इतना दहेज दिया। हाँ वो दिखा रहे हैं, एक गाड़ी लिया, वो फलाना दिया, ये लौट लिया, फिर दिखा, वो तो चल ही रहा है साहब। ये क्या आप बोल रहे हैं? ये तो कानून में ही लिखा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह आज के ओपन अप्रोच में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज का पॉडकास्ट एक ऐसे महानुभाव के साथ, एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति के साथ, एक ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक या यूं कहा जाए न्यायिक और कानूनी तौर पर दक्ष व्यक्तित्व के साथ है, जहां से हम कुछ सामाजिक सरोकार की बातों को लेकर, मुद्दों को लेकर के एक बेहतरीन यात्रा करेंगे। हमारे साथ कुछ देर आप बने रहिए। हम आपसे इस चर्चा में उन बिंदुओं से रूबरू कराएंगे जो आज समाज की आवश्यकता है, अनिवार्यता है या वैकल्पिक व्यवस्था है के बीच एक द्वंद्व है। विवाह एक संस्था है जिसमें कई प्रकार की प्रक्रियाओं का निर्वहन होता है और वहीं से परिवार जैसी संस्था का भी निर्माण होता है। कानूनी दांव पेच क्या है, लोकतंत्र के भीतर इसकी अवधारणा कैसी है, आमजन इसको लेकर के कैसे सोचता है और क्यों ये वर्जनाएं या इस तरीके की व्यवस्थाएं थोड़ी सी मटमैली हो रही हैं। विवाह एक विकल्प है या एक मजबूत व्यवस्था? परिवार हमारी आवश्यकता है या हम इसको किसी भी तरह से एक एकल यूनिट की तरह जीवन जी सकते हैं? हमारे साथ हैं श्री वी के महेश्वरी साहब। आप पूर्व में जिला जज रहे हैं और हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल रहे। लंबे समय से कानून के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट या समाज में जो भी अन्य तरीके की बातें हैं जो फैसलों के साथ जुड़ती हैं, उन पर इनकी पैनी नजर रहती है। तो पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं आज के व्यक्तित्व और आज के मेहमान श्री वी के महेश्वरी साहब के साथ। सब आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं और अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। सर मैं 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले गांव था, फिर औद्योगिकरण आया, शहरीकरण हुआ, संयुक्त परिवार को निगल गया। संयुक्त परिवार को निगल जाना आर्थिकी का एक बड़ा दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन जब सामाजिक सरोकार और संस्कार भी खतरे में पड़ने लगे तो ऐसे में चिंता बढ़ जाती है। शुरू में तो फर्क नहीं दिख रहा था। आपको अब लगता है सर कि भारत में कहीं संयुक्त परिवार बचा होगा? कि भारत में संयुक्त हिंदू परिवार की जो व्यवस्था थी बहुत सुदृढ़ थी। वो 1-2 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, वो तो युगों तक चली। और ऐसी व्यवस्था दुनिया के किसी कोने में नहीं पाई जाती, किसी वर्ग में नहीं पाई जाती, किसी धर्म में नहीं पाई जाती, किसी देश में नहीं पाई जाती जो व्यवस्था भारत में संयुक्त हिंदू परिवार के रूप में थी। एक परिवार का जो बंधन है वही समाज का एक मजबूत स्तंभ है। अगर परिवार में हम संयुक्त रूप से न रहें तो क्या हम कह सकते हैं कि हम समाज को संगठित रख सकते हैं? समाज तभी संगठित रह सकता है कि जब हम परिवार के रूप में संगठित हैं। अब सर स्थिति ये हो गई है कि संयुक्त परिवार तिरावती करवे के हिसाब से 3 पीढ़ियों का भोजन एक साथ अगर बने, एक ही मालिक हो, एक ही खर्चा बर्चा देखता हो, और भी कुछ सामाजिक उसकी परिभाषा है समाजशास्त्र में, अब ये तो ध्वस्त हो चुका है। अब हमारे पास एकल परिवार है। एकल में भी विकल्प आ रहा है जी, हाँ, कि विवाह करें कि ना करें। अब कर रहे हैं तो टिक नहीं रहा है। बारात 5 लाख के वेडिंग पॉइंट में होता है, शादी की गारंटी नहीं है।
तो इसको लेकर के जो एक चेंज आया सर, उस चेंज में आप क्या पाते हैं कि ये चेंज हमें लाज़मी है या हमारे लिए एक दुखदाई प्रकरण हो गया? नहीं, जहाँ तक चेंज या परिवर्तन का प्रश्न है, परिवर्तन तो एक व्यवस्था का नियम है, प्रकृति का नियम है। कोई ऐसा युग नहीं है कि जहाँ पर परिवर्तन ना हो या समाज परिवर्तनशील ना रहा हो। लेकिन हाँ, मुख्य विषय ये है कि परिवर्तन कैसा होना चाहिए। हम जिस परिवर्तन के रूप में बढ़ रहे हैं, जिस परिवर्तन के रूप से बढ़ रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है? और इसमें विवाह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। विवाह एक समाज का एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा संस्कार है कि जो विश्व के हर कोने में, हर धर्म में पाया जाता है। और विवाह की जो संस्था है, वो ऐसा नहीं है कि भारत में ही है। कोई दुनिया का ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर विवाह की संस्था की मान्यता ना हो। क्या सर ये संस्था विवाह आज के टाइम में एक मतलब कमजोर धारणा बनती जा रही है क्या? क्योंकि विवाह टूट भी रहे, आप तो जिला जज रहे सर, आपने तो आपके टाइम कई केसेस आए होंगे। मैं तो एक जगह पढ़ रहा था सर कि भाई ये पता कर रहा था कि कितने साल के विवाह के बाद ये नहीं टूट सकता है। तो उसमें रिजल्ट आया कि इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, विवाह कभी भी टूट सकता है क्योंकि यह अनुबंध है, एक ऐसी व्यवस्था है जिस पे जहाँ पर गड़बड़ी हुई तोड़ा जा सकता है। तो सर ये तो गारंटी ही नहीं है और ये विकल्प बनता जा रहा है। नहीं, हाँ, विवाह कब टूटेगा, विवाह होने के बाद कितने दिन के बाद टूट सकता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, जहाँ तक हमने अनुबंध विवाह की है, देखिए, एक विशेष धर्म में तो अनुबंध कहा जाता है, लेकिन ये हिंदू धर्म में जहाँ तक विवाह की बात है, ये तो एक संस्कार है, अटूट संस्कार है, 7 जन्मों का बंधन है, ये अनुबंध नहीं है, सर संस्कार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जी हाँ, कहा। मैं बताया हाँ, लाइन और पूरी करिए फिर हम बताइए। तो बताइए, संस्कार है ये, अनुबंध नहीं है, और 7 जन्मों का संस्कार है, ऐसा नहीं है क्यों है। लेकिन जहां तक आपने प्रश्न पूछा है कि विवाह के कितनों वर्षों के बाद ये बंधन टूट सकता है, हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो 1955 से पहले कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं कि विवाह विच्छेद हो जाए, टूट जाए। विवाह का बंधन तो जीवन भर चलता था। 1955 में जो हिंदू विवाह अधिनियम आया, उसमें ये व्यवस्था रखी गई कि अब विवाह को डिजोल्व किया जा सकता है, विच्छेद किया जा सकता है, उसके बाद विवाह विच्छेद होने लगे। लेकिन जहां तक समय की बात है, ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है कि कितने समय के बाद विवाह विच्छेदित होगा। मैं आपको एक केस बताऊं, मैंने मेरठ में किया था। एक दंपत्ति अपने विवाह के 29 वर्ष के बाद, 49 ईयर्स के बाद विवाह विच्छेद के लिए आए थे। और जब मैंने पूछा कि अब तो आपके ऊपर जाने की उम्र आ गई, आप 49 ईयर्स के बाद विच्छेदित क्यों करना चाहते हैं, तो मुझे जवाब दिया कि हम अब साथ 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 नहीं रह सकते। मैंने ये देखना है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती रहती है, तो एक दूसरे के प्रति पति पत्नी में जो एक आकर्षण होता था, एक संबंध होता था, अधिकतर संबंध वो मतलब जो है सीधे होने लगते हैं, उनमें छिद्र होने लगते हैं, वो कमजोर पड़ने लगते हैं। उस मामले में सर 49 ईयर्स का ये तो बड़ा अच्छा खासा है। बस उनका जुबली गोल्डन आने वाला था, जी 50वां। इतनी लंबी आयु के बाद ऐसी क्या खामी, आपने तो जब बात हुई होगी तो आपको ऐसे कोई पिन पॉइंट लगा जी हाँ, कि क्या वजह रही? जी हम देखिए, विवाह विच्छेद के जो ये मामले आते हैं या प्रकरण होते हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता। जो मैंने आपको उदाहरण लिया कि 49 ईयर्स के बाद भी वो विवाह विच्छेद के लिए आए थे, उसका मुख्य कारण ये था कि पति पत्नी को केवल एक लड़की थी, कोई पुत्र नहीं था। एंड पति अपनी जो संपत्ति थे, जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी थी, जो कृषि भूमि थी, वो अपने भतीजों को देना चाहता था, जबकि उसकी पत्नी की इच्छा थी कि वो अपने पुत्री को, जो विवाहित थी और जिसके पति भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सर्विस करते थे, उन्हें दे। और केवल विवाद ये था कि वो कृषि भूमि किसे दी जाए, भतीजों को दी जाए या पुत्री को दी जाए। सर हालिया जो स्थिति है, अब तो ये तो बड़ा आपने एक रीजन बताया कि भाई जमी जायदाद का मसला था। अब तो कई और मसले हो गए। अब जैसे उदाहरण के तौर विचार नहीं मिलते, है ना? प्रेम विवाह का मैं एक डेटा पढ़ रहा था सर कि करीब 25 से 30% चांसेस प्रेम विवाह में टूटने के ज़्यादा रहते हैं। मतलब एक
जी, मैंने यही देखा है। और प्रेम विवाह ज़्यादा टूटते हैं। हाँ। और जिन्हें हम अरेंज मैरेज कहते हैं, कि परिवार द्वारा अरेंज किए जाते हैं, वो कम टूटने के चांसेस उनमें बहुत कम। उसका रेशियो 90% बताएगा कि नहीं टूटते, तकरीबन 10% के ही चांसेस हैं अरेंज मैरिज में। और उसमें भी एक रेशियो सर 2017 का एक डेटा में पाया सर कि 1.2% से 1.8% अब तक शहरी विवाह के टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी है। आज भी ग्रामीण में विवाह कम टूटते हैं, शहरों में ज्यादा टूट रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ सर। अच्छा। दोनों जगह टूट रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में टूटने की जो क्रम है और जो परसेंटेज है, वो कहीं शहरों से कम नहीं है। हम इस बारे में कोई भेद नहीं कर सकते कि साहब जो नगरीय क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, उनमें विवाह में विच्छेद ज़्यादा होते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें विवाह विच्छेद कम होते हैं। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। मैंने कोई ऐसा वर्ग नहीं देखा था कि जो ये आपके उसके टाइम में हो सकता आया हो कि आपके शहर के केस भी आ रहे हैं जब आप डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह रहे हो कि आपके मतलब टाइम में गांव वाले भी तलाक लेने आ रहे हैं, शहर के लोग भी तलाक लेने आ रहे हैं। लेकिन डेटा में थोड़ा ये बताया गया कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन का जो इफेक्ट है वो थोड़ा हमारे एकल परिवार और आजकल लोगों ने एकल को विकल्प सिंगल पेरेंट्स कल्चर आपने देखे होंगे कि डेवलप कर लिया, उससे भी विवाहों को थोड़ा-सा तंगहाली तो आया है शहरों में, गाँव से ऐसा बोले। और हो सकता है कि आपके अनुभव में ज़रूर ये रहा हो। नहीं, मैं कोई सब डेटा कुछ और है, लेकिन हो सकता है कि डेटा जो है उससे सच्चाई कुछ और हो सकती है। देखिए, मैंने अनपढ़ से अनपढ़ और बहुत हाईली एजुकेटेड सब तरह के वर्ग देखे हैं, बहुत धनवान भी देखे हैं और निर्धन भी देखे हैं, लेकिन कोई ऐसा वर्ग किसी भी रूप में हम विभाजित नहीं कर सकते कि साहब इस वर्ग में धनवान के रूप में ले लें, शिक्षा के रूप में ले लें, आय के रूप में ले लें, या किसी रूप में ले लें कि साहब इनमें विवाह विच्छेद ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा कोई स्वरूप नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहाँ पर विवाह विच्छेद की जो है कोई सीमा कम। आज भी यही कारण है साहब, वर्तमान में भी। वर्तमान में भी स्थिति यही है। और मैं तो कहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हो रहा है शहरी क्षेत्रों से। वैसे लोग कहते हैं उसका प्रभाव क्या है? देखिए, बहुत सारे हैं कि आजकल सबको बताया था कि साहब स्त्री बराबर, पुरुष बराबर, स्त्री बराबर, पुरुष बराबर। एक जो विवाह को हम कहते हैं, जो हमने सुनता है, जो बचपन से हमें बताया गया, पेरेंट्स ने बताया, समाज ने बताया, जो बताया कि साहब विवाह जो है ना, एक समझौता है, एक एडजस्टमेंट है। हाँ। वो एडजस्टमेंट खत्म होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि साहब विवाह किसी का भी पूर्ण हो, पूर्ण किसी का नहीं होता, लेकिन जब तक हम एडजस्टमेंट करना छोड़ देते हैं तो विवाह भी विच्छेद की स्थिति बन जाती है। तलाक लेना एक फंडामेंटल राइट हो सकता है सर? तो फंडामेंटल राइट क्या है सर? फंडामेंटल राइट क्या है? सुनिए, तलाक लेना जब अधिकृत कर दिया, कानून द्वारा ये अधिकार दे दिया कि आप तलाक ले सकते हैं, तो ये कानूनी रूप से स्वीकार हो गया। उसे आप फंडामेंटल कह लीजिए या ना कह लीजिए, अगर आपको कोई चीज कानूनी रूप से मान्य है, कानूनी रूप से स्वीकार्य है, तो स्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने को आर्टिकल 21 में सर इसको कहीं ना कहीं लिबर्टी के राइट में देखे हम लोग, है ना? तो कुछ इसमें ये प्रोविजन दिखता है सर, ये कि सुप्रीम कोर्ट भी काफी कुछ सर इसमें अपने बड़े डिसीजंस दिए हैं अलग अलग। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आ, अगर पता नहीं मैं इस तरह से समझ पाता हूँ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि स- विवाह बिना 7 फेरों के हिंदुओं में विवाह मान्य नहीं है। नहीं, आप बोले मैं एक लाइन इसी में। मैं हाँ बता दूं सर। हाँ, जो हमारा दूसरा फेसिंग कनेक्ट करूँ तब मजा आएगा सर। दूसरा उन्होंने ही कहा कि अगर कोई लीगल रूप से साथ में रहता है और अलग हो जाते हैं तो गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। अरे भाई, जब एक तरफ हम विवाह ही नहीं किए, साथ एक तरफ हम साथ फेरे नहीं तो मान्य नहीं, दूसरी तरफ अगर हम साथ रहें अलग हो जाएं तो गुजारा भत्ता दे, तो ये मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन या मेरी समझ ठीक है या जो मैं मैं थोड़ा बता दूं। हाँ। हिंदू विवाह की आपने बात की है कि साहब सब पति होने चाहिए, 7 फेरे होने चाहिए, या होना चाहिए। अगर हम सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ें, उसमें लिखा कि कोई भी विवाह अपने संस्कारों के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी रिचुअल के अनुसार हो सकता है। उसमें सप्तपदी करना आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, जिन वर्गों में सप्तपदी होती है तो उनमें 7 कदम साथ साथ चलने चाहिए, तब वह पूर्ण माना जाएगा। ऐसी व्यवस्था है। बहुत सारे हिंदू कल्चर ऐसे हैं कि जहाँ सप्तपदी नहीं होती,
बौद्ध भी हिंदू में आते हैं, जो सिख हैं वो भी हिंदू में माने जाते हैं, राइट। जैन भी हिंदू माने जाते हैं। अब जो सिख हैं उन्हें तो शपथ नहीं होती, जो बौद्ध हैं उन्हें शपथ हिंदू मैरिज एक्ट में तो ये सब आते हैं सर, जो हिंदू मैरिज में सब आते हैं, इसलिए कस्टम के अनुसार होती है, शपथ आवश्यक नहीं है। और जहां तक आपने प्रश्न पूछा बहुत महत्वपूर्ण है कि ये विवाह किसी भी रूप में हो, सप्तपदी के रूप में हो ना हो, लेकिन हम अपनी परंपराओं के अनुसार, अपने कस्टम के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार अगर विवाह कर लेते हैं, वो विवाह मान्य हो जाता है। लेकिन विवाह के रूप, बिना विवाह के साथ साथ रहना, पति पत्नी के रूप में रहना, ये जो मान्यता दी गई है, मैं इससे सहमत नहीं। लिव इन रिलेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, लिव इन रिलेशन यूसीसी में तो अपने यहाँ उत्तराखंड में भी हो गया है ये। हाँ, उत्तराखंड में मान्य रजिस्ट्रेशन के लिए हुआ। नहीं भाई आप अगर वैसा रजिस्ट्रेशन कराइए। नहीं, मैं कह रहा साहब, जब आपने इसे मान्य कर दिया तभी तो रजिस्ट्रेशन का प्रश्न हुआ। अगर आप मान्य ना करते तो रजिस्ट्रेशन किस बात का होता। हमने कानूनी रूप से उत्तराखंड में मान लिया कि साहब अब कोई भी व्यक्ति और पति पत्नी के रूप में, ठीक है ना, अतः कोई पुरुष या कोई महिला पति पत्नी के रूप में बिना विवाह के भी साथ साथ रह सकते हैं। बस आवश्यक ये है कि उसका पंजीकरण करा लें। और ये सही के साथ इससे सुप्रीम हमने ये परिवर्तन किया कि ये तो हमने ये परिवर्तन किया क्यों, हमें ऐसी आवश्यकता आई क्यों? अगर उन्हें साथी रहना, विवाह क्यों नहीं करते? मेरी अपनी मान्यता, व्यक्तिगत रूप से मान्यता है कि हम विवाह के कानूनी रूप से, हम विवाह के जो संस्कार हैं, विवाह की जो परंपरा है, उसे कानूनी रूप से करना करें, कानून से ना तोड़ें। और जो पति पत्नी के रूप में बिना विवाह के साथ साथ रहते हैं, उसके मान्यता ना दे। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ही है। देखिए, विवाह जो है, हाँ, आज का उत्पन्न नहीं हुआ, विवाह तो युगों को चला रहा है। ये तो ठीक है सर, ये कह रहा हूँ सर, जैसे ये डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट का भी लिव इन रिलेशन को लीगलाइज मान्यता दी उन्होंने, मान्यता दी, बिल्कुल सही कहा आपने, उन्होंने मान्यता दी। मैंने कहा कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, समाज की व्यवस्था को देखकर मैं विचार करा, जैसा कानूनी मान ये है। इससे क्या आपको लगता है कि जो लिव इन रिलेशन है, ये विवाह को एक विकल्प दे रहा है, दे चुका है समाज में, इसीलिए विवाह की जो एक मान्यता है वो टूट रही है, लोग ऐसे रह ले रहे हैं? नहीं, मैं साहब थोड़ा सा बता दूं, लीव रिलेशनशिप या बिना विवाह के पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहना विवाह का विकल्प कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। विकल्प खोज लिया लोगों ने। नहीं, विकल्प नहीं खोजा साहब, हाँ, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। अभी भी 99% अगर पति पत्नी को ऊपर चाहते हो, विवाह करके रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं रह सकता कि पति रूप है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे। नहीं, हम लोग हैं सर जी, अपने गांव में, घर में कल्पना भी नहीं कर सकते, और कर लिए नहीं तो इतना मार खाएंगे नहीं सर, कोई हद। देखिए, वो जो आपने बताया ना, वो सामाजिक बंधन है, हाँ, वो सामाजिक डर है, वो सामाजिक चिंता है। जो आपने कहा कि इतना मार खाएंगे, हाँ, किससे खाएंगे? हाँ, समाज से, परिवार से। वो परिवार का डर था, समाज का डर था, इसलिए विवाह के बदल में। और हमें लगता है ये होना भी चाहिए। सब क्या सर, मैं आपसे क्या, ये थोड़ा सामाजिक दबाव अगर हमें गैर अनुशासित होने से रोक रहा है जी, तो कोई दिक्कत है सर इसमें? सर, अगर मैं छोटी सी थोड़ा सा मतलब अनौपचारिक होगा ये कहना, पहले जिन हम लोग कहते थे कि मिस्ट्रेस है, रखेल है, उसे हमने लिव रिलेशनशिप, हाँ, ये है लिव रिलेशनशिप, हाँ, उसके शब्दावली बदल, शब्दावली बदल भी और अर्थ नहीं बदला। लेकिन ये समाज में मान्यता अभी भी मान्यता नहीं है। जो रहते हैं चुपके से रहते हैं, चोरी से रहते हैं। अगर हम समाज को देखें, समाज ने इसे स्वीकार नहीं किया। और इससे सर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं फिल्मी सितारे का एग्जाम्पल देता हूँ, जिन्हें दूसरे विवाह की, वो बिना विवाह के भी लिव रिलेशनशिप में रह सकते थे, लेकिन नहीं रहे। अगर वो रहा है तब भी विवाह करके रहे, बड़े से बड़ी रहे या छोटे छोटे रहे, विवाह करके रहे। अब लिव रिलेशनशिप को हम बढ़ावा देके, हाँ, मान्यता देके, हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस जन्म बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है सर कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दे भी रहे हैं, अंदर से उतने ही कंजर्वेटिव हैं कि ये ठीक नहीं है। जैसे हम ही लोग कभी बातचीत में जाते हैं कहीं पे, तो मंच पे तो सब ठीक बोलते हैं, लेकिन आप तो रिकॉर्ड कहते हैं कि ये वाला यार ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक हरी झंडी दी इसको लेकर के, क्योंकि किसी भी चीज के, अब सर थर्ड जेंडर में आपने कभी विवाह शादी में देखा होगा, गे वगैरह में, लेस्बियन में देखा होगा, वहां पर भी इशूज से रिकग्निशन मिल रहे हैं ना। आपने लिव इन रिलेशनशिप को मिल ही रहे हैं ना रिकग्निशन सर। तो सरकार तो क्या कर रही है कि नहीं कर रहे हैं, नहीं, हाँ,
ऐसा है कि समाज में जो कुरीतियां हैं, क्या कानून हम कुरीतियों को बढ़ावा दें या उन्हें खत्म करने का काम करें? देखिए, मेरा अपना मानना है कि इस कुरीति को, लिवरशिप को, कुरीति है ये, रीति नहीं है। अगर कानून से कुरीति को हम बढ़ावा देंगे तो समाज के लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा। ये सर अब ये भी बात जब कानूनी बन गया, मैं भी इसका समर्थक नहीं हूँ, चलिए, लेकिन अब कानून बन गया तो हम ये मानते हैं सर, यही तो हमारी कमजोरी होती है सर मैं हाँ ये बता रहा हूँ कि हमारा जो रीति रिवाज, परंपरा की बात, संस्कार की बात कर रहे हैं, हम क्लास में खड़े होकर बच्चों से कहते हैं आचरण का सर, घोरा भाव हो गया। कि अब आचरण का घोरा भाव कहाँ से आ रहा है? यह वही सामाजिकी ही है। जी मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। अगर आप देखें हमारे यहाँ पंजीकरण जो यूसीसी है उसमें मान्य कर दिया गया, लेकिन 100 वर्ष से ज्यादा हो गया यूसीसी को लागू हुए, और पंजीकरण लिवरेज में कितने हुए? नगण्य है सर। जितनी हमारी जनसंख्या है उसके अनुपात में बहुत कम है। अभी समाज ने इसे मान्यता नहीं थी। देखिए, कोई भी जो ये इस तरह के संस्कार होते हैं वो तभी होते हैं जब समाज उन्हें मान्यता देते हैं। अगर सामाजिक मान्यता नहीं है तो बहुत सारी कानूनी मान्यता भी प्रभावी नहीं होती। मैं उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे यहाँ 1956 में हिंदू सेक्शन एक्ट बना, जिसमें पुत्र और पुत्रियों को पिता की संपत्ति में समानाधिकार दिया गया। लेकिन मेरे देखने में आया है कि साहब, आज की स्थिति में भी 80% लड़कियां अपने पिता की संपत्ति में अधिकार क्लेम नहीं करना चाहती, कानून होने के बावजूद भी, क्योंकि वो सामाजिक व्यवस्था है। हम कानून से ज्यादा हम सामाजिक व्यवस्था में हैं। हमारे ऊपर सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे ऊपर जो सामाजिक दबाव है, जो सामाजिक रीतियां हैं, हम उन्हें ज्यादा मानने के लिए विवश हो जाते हैं। हो सकता है हम कानून का कभी कभी इतना सर ये जो बॉन्डिंग थी ना, हमें लगता है सर न्यूक्लियर फैमिली में स्लिप कर गई, और आजकल तो एक एकल यूनिट सिस्टम आ गया कि आदमी कमा रहा खा रहा अकेले पड़ा हुआ है। हाँ, तो थोड़ा सा हिसाब के तो हैं? जो और इससे हमारे रीति रिवाज, परंपरा की जो हम बात कर रहे हैं, तो सर ये तो धीरे धीरे मुझे लगता है थोड़ा खोखले ही हो रहे हैं, और ये होना नहीं चाहिए। नहीं, खोखले नहीं हो रहे सर। हाँ, कर ऐसा ऐसा नहीं, इनने कर भी नहीं रहे, खोखले नहीं हो रहे। कुछ ऐसा हमारे परिवर्तन, देखिए, परिवर्तन तो समाज का नियम है, न का नियम है। हमारे व्यवस्था, जीवन व्यवस्था ऐसी हो गई कि वो परिवर्तन होना अनिवार्य हो गया था। एकल परिवार होना अनिवार्य हो गया था। हमारे रोजगार के साधन, पढ़ाई के साधन और बहुत सारे साधन इस तरह के हो गए कि हमें एकल परिवार में रहना पड़ा। अब वो अनिवार्य बन गया, आवश्यकता बन गया। ऐसा नहीं कि हम लोग संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहते, रहना चाहते हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार हमें एकल रहना पड़ता है, इसलिए व्यवस्था हुई। अच्छा, समाज में परिवर्तन तो होगा ही साहब, ऐसा नहीं। आज जिस व्यवस्था में बैठे हैं, हो सकता है कि आज के 100 वर्ष के बाद जो व्यवस्था होगी वो इससे बिल्कुल भिन्न हो। चलते हैं दूसरे क्षेत्र में सर। आजकल सर जो संस्कार और परिवार में जो सर वातावरण होना चाहिए, इसका घटाव किस रूप में देखते हैं? पहले देखा जाता था 3 मामी हैं, 2 बुआ हैं, 3-4 मौसी हैं, नानी है, काकी है, दादी है, चाची हैं। अब तो हम 2 हमारे 2 हैं। सर अब तो ये कितना बड़ा इश्यू है सर। ये बहुत बड़ा इशू सर, बहुत बड़ा इशू है। पहले परिवार में चाचा होते थे, ताऊ होते थे, बड़े पापा होते थे जिन्हें हम कहते थे, बड़े ताऊ होते थे, बुआ होती थी, मौसी होती थी। अब कुछ संबंध तो मुझे लगता है कि 50 वर्षों के बाद ऐसे संबंध मिलेंगे नहीं हैं। बच्चे जानेंगे भी नहीं कि ऐसे संबंध हैं। अब तो हम लोग केवल अंकल और आंटी तक सीमित रह गए। बुआ क्या होती है, मौसी क्या होती है, मामी क्या होती है, ये शायद हम नहीं जान पाएंगे, हमारे बच्चे नहीं जान पाएंगे। ये बहुत बड़ा इशू सर। आप सर, आप लोग तो खैर थोड़े, हम लोग भी उसमें आते हैं कि जो एक ठीक-ठाक परिवार में हैं। हमारे खुद 5 मौसी हैं सर जी, 3 मामा हैं। तो एक जो ये सेंटीमेंट सर इन सबको मिला के तो परिवार बनता है। हाँ, जो डिसिप्लिन सर इन सब लोगों को मिला के परिवार बनता है। अगर ये सब किसी भी समारोह में, किसी भी कार्यक्रम में अगर ये सब लोग एकत्रित नहीं होते तो लगता नहीं कोई कार्यक्रम परिवार में हुआ है। इन्हीं से तो शोभा बढ़ती थी। सर आज का युवा जो है ना, वो मोबाइल के साथ, अपनी स्वतंत्रता के साथ, और अपनी जो कोई मतलब कहते हैं ना निजता के साथ, निजता तो वैसे भी फंडामेंटल राइट ही है, के साथ ही जीवन जीना चाहता है। माँ बाप भी, बच्चा छोटा रहता है बोर्डिंग में डाल देते हैं, बच्चा जो है
थोड़ा और बड़ा हुआ, करियर की तलाश में उसे किसी कहीं शिफ्ट कर देते हैं। आजकल बच्चों में भी तो पेरेंटिंग इशू है ना सर, कि हम उनको उस ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, और ये इस चक्कर में कि भविष्य इसका ठीक होगा, हम बड़ी कम उम्र में उनको बड़ा कर दे रहे हैं। मैं थोड़ा-सा बता सर, आपने भी देखा होगा, मैंने खूब देखा है कि विद्यालयों में अवकाश होता था, ग्रीष्मकालीन अवकाश होता था, तो बच्चा कभी कुछ देर अपने मामा के पास जाता था, कभी मौसी के पास जाके 10 दिन रुकता था, कभी बुआ के पास जाके रुकता था, कभी चाचा के पास रुकता था, वो बॉन्डिंग होती थी। और अब मैं देख रहा हूँ कि कोई बच्चा अवकाश में मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ, नाना के यहाँ, चाचा के यहाँ जाके रहता ही नहीं है। 10 दिन रहते थे, तो जो बॉन्डिंग होती थी, वो बॉन्डिंग खत्म होती जा रही है। कोई भी बच्चा अब केवल अपने पेरेंट तक सीमित हो गया। ये पेरेंट तक सीमित हो गया। ये तो बॉन्ड खत्म हो रहा है, तो समाज के पेरेंटिंग इशू है सर आजकल के बच्चों में, संस्कार का अभाव होना, पेरेंटिंग या सामाजिक इशू सर, क्या लगता है आपको? सर दोनों से, दोनों से। पेरेंटिंग इसलिए कि आजकल पेरेंट्स में दूर समय नहीं है। अगर पिता और माता दोनों सर्विस करती हैं, उनके पास समय का अभाव है कि वो अपने बच्चों को वो समाज के वो संस्कार दे सके जो हमने युगों-युगों से हमने परिवार से देखे हैं। दूसरा सामाजिक है। सामाजिक प्रभाव इसलिए कि समाज में सब एकत्रित तो हों। हम समाज में घुले-मिले तो, हम दूसरे परिवार के साथ जाएँ तो परिवार में, हम दूसरे परिवार के साथ जाते ही नहीं, उतना हम घनिष्ठता रखते नहीं कि उनके हर कार्यक्रम में हम सम्मिलित हों, उनके हर कार्यक्रम में देखें, और जब तो हमें संस्कार वो आए। संस्कार और मोबाइल में सर, मोबाइल ने कितना डैमेज किया? सर मेरी अपनी मान्यता ये है कि मोबाइल ने डैमेज नहीं किया। मोबाइल में तो लोगों को ज्ञान बहुत दिया है और छोटी आयु में बड़ा उठा दिया। सर मोबाइल तो ज्ञान का भंडार है। ये पहले हम कहते थे कई काजियर हम पढ़ाते हैं, हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं मेरा बेटा 10-10 घंटे मोबाइल पर रहता, सर इसको समझाइए। हमने कहा आप क्या कर रहे थे? सर मैं कहता हूँ घर नया रहते हैं, मैं कहता है हम सर मैं कहता हूँ तो ये मोबाइल सर उनको मोबाइल जो है ना तो अलादीन का चिराग है। अलादीन का चिराग जो आप देखना चाहते वो देखिए। दुनिया की सारी पहले हम एनसाइक्लोपीडिया पढ़ते थे, देखते थे, 12 बड़े-बड़े वॉल्यूम होते थे। अब तो सब एनसाइक्लोपीडिया की व्यवस्था मिलती नहीं, देखने को नहीं, दिन कोई खत्म ही हो गए। अब तो सारा एनसाइक्लोपीडिया दुनिया भर का सब एक छोटे से मोबाइल में संकलित है। आप दुनिया की जो चीज देखना चाहें मोबाइल में। इसमें कुछ इनसाइड स्टोरी भी तो होगी, इसके ड्रॉबैक भी तो होंगे सर। ड्रॉबैक तो बहुत सारे सर। देखिए वो हमसे ये कहा कि मोबाइल ने, जैसे निजता का अधिकार लोगों ने बड़े अच्छे से जान गए, अकेले में कोने में पड़े रहते हैं मोबाइल लेके। हाँ सर ये निजता का अधिकार है। नहीं मतलब अगर लोगों ने डिफाइन इसी ढंग से किया है तो क्या करेंगे? वो कहते हैं भाई अकेला छोड़ दो, मेरा मोबाइल तो मेरे साथ है। तो मोबाइल ने सर आचरण भी तो बदल दिया ना सर। सर देखिए कोई कितनी भी अच्छी चीज हो, मोबाइल बुरा नहीं, अच्छी चीज है, ज्ञान देता है, लेकिन किसी भी चीज का अच्छी से चीज का दुरुपयोग बहुत बुरा है। अब हम उसका उपयोग नहीं कर रहे, बच्चे हमारे उसको उपयोग नहीं करते, बड़े दुरुपयोग कर रहे हैं। उस दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता है, एक लिमिट करने की आवश्यकता है कि हम फोन को किस लिए यूज करेंगे, कितने समय तक यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सर आपने अपने सर्विस के काल में, अपने जीवन में जहाँ-जहाँ आपने सर्विस दिया, बहुत सारे पारिवारिक, अब तो परिवार न्यायालय की संख्या सर 800 से ऊपर है इंडिया में इस समय। और पता नहीं मुकदमे कितने, उसका डेटा वोटा तो ठीक से नहीं मिला कि परिवार कितने, लगभग 9 लाख केसेस पेंडिंग, 9 लाख केसेस डिवोर्स के पेंडिंग, डिवोर्स के केसेस पेंडिंग है। 9 लाख जी। जहाँ तक मुझे मतलब हाँ नहीं कोई नहीं, होगा सर, डेटा इतना तो चल ही रहा है। जब मैं शादी के 6 महीने के बाद ये कतार में खड़े हो जाते हैं तो 9 लाख नहीं सर, बड़ा डेटा शादी के 6 महीने बाद ऐसे भी केस आए कि शादी के तीसरे दिन भी खड़े हो जाते हैं सर, दूसरे दिन भी खड़े हो जाते हैं। और ये पता नहीं शादी से पहले क्या ऐसा किए। कल मैं पेपर पढ़ रहा था, कल ही न्यूज थी या परसों न्यूज थी कि शादी हो गए, शादी होने के तुरंत बाद जो है वधू ने वर के साथ जाने से मना कर दिया। तो ये क्यों थे? ये ये भी सब समझना है ना कि भाई जब ऐसी हालत थी तो विदाई तक किए ही क्यों शादी तुम? सर कुछ समझ नहीं आता। मैं एक बड़ी अच्छी इंसिडेंट आपको बताऊं। एक मेरे सीनियर थे जो कि शर्मी थे, बहुत अच्छे मतलब पद थे, उनके बड़े भाई आर्मी में थे और वो ब्रिगेडियर रैंक पे थे। उन ब्रिगेडियर साहब की पुत्री का रिश्ता हुआ
और मेरे सीनियर जो दूसरे में थे उनके घर पा के वो रिश्ता हो गया, अब बात हो गई, जिसे हम सगाई कहते हैं, संबंध हो गया, वो हो गया, कोई बात को ठीक हो गया। लड़की ने उस संबंध होने के 1 महीने बाद कह दिया मेरे तो अफेयर में शादी नहीं करो। अच्छा, तो हमने ये पूछा उस लड़की से कि भैया अगर तुम्हारा संबंध अगर अफेयर था, तुम किसी विशेष लड़के से शादी करना चाहती थी, तो ये रिश्ता करने से पहले आपने तो नहीं बताया, पहले बताना चाहिए था। आपने चुपचाप रिश्ता को स्वीकार कैसे कर लिया? इतने लोग ही इकट्ठे हुए, 2 परिवार आए, वो लड़के वाले भी आए, और आपने क्यों कर लिया? और मुझे वो लड़की चुप हो गई, और इस बात का आज तक को जवाब मिला कि उस लड़की का उस संबंध के होने से पहले अफेयर होने के बाद भी उसने डिस्क्लोज तो नहीं किया। सर आपको ऐसा पढ़ाने में आया होगा, आप देख ही रहे हैं, कानून में कौन लिबरल हुआ है सर इन सब मामलों में? फ्रीडम दिया है लोगों को, ना कानून ने फ्रीडम किया, फ्रीडम दिया कानून फ्रीडम है ना। हमको लगता है कि जब विवाह विच्छेद को हिंदू जैसे धर्म में विवाह विच्छेद को मान्यता मिल गई तो कानूनी तो हो गया, सही सामाजिक व्यवस्था तो है नहीं, और तो जो चीजें सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी नहीं होता था, अब उसका लीगलाइज अब तो कोई भी खड़ा होके कह सकता है कि साहब ये क्या आप बोल रहे हैं, ये तो कानून में ही लिखा है। लेकिन कुछ तो पाके साहब कुछ परिवर्तन था, समाज जैसा आज से 100 वर्ष पहले था ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हाँ, परिवर्तन तो अब ऐसा संभव ही नहीं है। तो अब हमारे पीछे की पीढ़ी, पिताजी लोगों के टाइम में, हमारे टाइम में सर हमारी भी लव मैरिज ही है। अब आप जरा सोचिए कि 20 साल पहले अगर आप जाके बताएं घर में कि साहब जो है हमें एक लड़की पसंद है, हमें उससे शादी करनी है, तो जो ट्रेडिशनल फैमिली उसके तो पैरों के नीचे जमीन नहीं। हाँ नहीं, लेकिन हमने एक चीज पाया कि सर आपका स्वभाव कैसा है डिपेंड करता है कि आपका रिकग्निशन आपके घर में कैसा है। अगर आप पढ़ने लिखने में ठीक हैं, आचरण में ठीक हैं, सदाचार सही है, तो आपकी बात को तवज्जो मिलेगा। अगर आप घूमने वाले आवारा टाइप के हैं, आलतू फालतू हैं, और आप कहें हमको लव मैरिज करना, तो फिर डंडा ही उठा ले जी। तो हम लोग तो उसी तरीके के थे, पहली वाली श्रेणी के। लेकिन सर आपका जो है मतलब लव मैरिज को मान्यता मिल गई परिवारों में? नहीं मिल गई। हाँ मिल गई। अच्छा, मिलनी भी चाहिए, मिलनी भी चाहिए। और इसमें सर इतना अनबन नहीं है, लेकिन जो इसका रेशियो तलाक वाला है वो लव मैरिज में ही ज्यादा ही इसका ड्रॉबैक है सर, बहुत तगड़ा। एक तो प्यार जानबूझ के किए, दूसरे तलाक भी। सर वो जिसे हम प्यार कहते हैं तो वो शारीरिक आकर्षण हो, अट्रैक्टिव शारीरिक आकर्षण भी हो सकता है, बहुत ज्यादा कारण होता है। और वो जब दूर दूर रहते हैं तो बहुत सारी कमी हम देख नहीं पाते, जब पास पास रहना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी कमियां जाकर। सही बात है सर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर, मैंने तो आज ही कक्षा में बोल रहा था कि गौतम बुद्ध से या महावीर से जाके पूछो कि परिवार क्या होता है, विवाह क्या होता है और ज्ञान क्या होता है, तो वो तीनों को ठीक से बता देंगे। क्योंकि उनके पास परिवार भी था, उनके पास विवाह भी था, वो पिता भी थे, और उनके पास ज्ञान भी था। दर्शन हो ये रहा है कि लोगों के पास परिवार तो है, विवाह तो है, थोड़ा ज्ञान का अभाव कर लेते हैं। और ज्ञान हमको लगता है कि संस्कार और आचरण में निहित है। ये किताबी ज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर। आप बिल्कुल सही करेगा, किताबी ज्ञान से हाँ, ये बुकिश नॉलेज नहीं है जो हम लोगों को ज्ञान समाज से मिलता है, परिवार से मिलता है, अपने स्वाध्याय से मिलता है, वो बुक से नहीं मिलता। बुक से भी ज्ञान मिलता है, बुक पढ़ना भी, जो ऐसा नहीं कि बुक से ज्ञान नहीं मिलता, बुक से बहुत ज्ञान मिलता है। अगर हम बुक्स का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारे ज्ञान में कमी रहेगी। बुक से ज्ञान मिलता है, लेकिन बुक के साथ साथ हमारे अपने परिवार से मिलता है, अपने समाज से मिलता है, और अपने स्वाध्याय से मिलता है। और हम तो यहाँ तक बोलते हैं कि जहाँ किताबें ज्ञान देना बंद कर दें, वहां पर तुम अपने चक्षु को खोल लो। क्योंकि तुम जिस जिस जगह से और जितनी उम्र से हो, वहां आसपास के वातावरण में ज्ञान लिपटा हुआ है, बस तुमने अपने चक्षु खोल के उसको लिया नहीं। सर ओरिजिनलिटी तो जब तक हमने, आपने जो कहा है, जब तक अपने ज्ञान के चक्षु नहीं खोलेंगे तो ओरिजिनलिटी आएगी नहीं। वो तो बाकी हम वही पढ़ते रहेंगे जो लिखा हुआ है। और हमारे मौलिकता क्या है? मौलिकता तभी आएगी। मुझे लगता है कि जो 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 आचरण है, जैसे लोग तलाक, ये तमाम चीजें जो भी है, अब जिसका जो मर्जी कर ही रहा है। परिवार न्यायालय खुल ही रहे हैं, 3 कोर्ट तो देहरादून में ही हैं, 800 से ज्यादा कोर्ट पूरे देश में हैं जी। एक कोर्ट इसको हम मानेंगे, 600-650 तो जिले हैं, 700 से ज्यादा एक एक जिले में भी, तब भी 700-800 तो परिवार न्यायालय कम से कम एक जिले में भी लगा ले तो है ही।
तो इस आधार पर भी पूरी गणना करें तो इसको तो सर चल रहा है, लेकिन इसको रोकने का एक ही तरीका है सर, विवाह को विकल्प नहीं, एक अनिवार्य पक्ष और एक जिम्मेदारी से बड़े आयु के साथ एक व्यवस्था मानी जानी चाहिए। लोग हर उम्र में मजा लेना लेकिन मेरी अपनी मान्यता एक और है सर। हम्म। हम न्यायालयों की संख्या गिनते हैं, मुकदमे संख्या गिनते हैं, लेकिन ये संख्या अगर हम जितने विवाह होते हैं उनमें बहुत कम है। अभी आज की डेट में भी अधिकतर विवाह सर 80-90% विवाह सफल है, वो जीवन भर चलते हैं। सर बहुत सही बात आप बोल रहे हैं। पूरे दुनिया का सर डेटा लिया जाए, आज भी भारत में सबसे कम तलाक, सबसे कम मैं कह रहा सबसे कम तलाक सबसे कम तलाक के बाद भी कम तलाक होते हैं। तो ये जो दिखता है इतना बड़ा नहीं है दुनिया की अगर टोटलिटी में देखा, लेकिन चूंकि हम लोग इतने पारिवारिक और सामाजिक बंधनों में रहे हैं कि ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है। मेरा अपना मानना है कि आज की डेट में भी सब 90% विवाह हर धर्म में, भारत में रहने वाले हर धर्म में सफल है, सक्सेसफुल है और जीवन पर्यंत बने रहते हैं। सर सरकार, समाज और न्यायपालिका तीनों का सामाजिक ध्यान कैसे रख सकती हैं तीनों? सर मेरा अपना मानना है कि सरकार को जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारी सामाजिक मान्यता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं आना चाहिए। कानून हो या सरकार हो, उसकी अपनी सोच है। सामाजिक मान्यताओं को उस तरीके का इस्तेमाल करना उनका, ये उनकी मर्जी में उनका अब उनकी परंपरा पर है ना। इसलिए कहता हूँ कि सर जो हमारी सामाजिक मान्यता है वो ज्यादा मजबूत है कानून से। समझ से भी हम लोग पढ़ते हैं जबकि संविधान कहाँ से आया, तो हम अपने रीति रिवाज से भी तो संविधान लाए हैं। बहुत सारे हैं सर, रीति रिवाज लाए हैं, परंपरा से लाए हैं। भाई संविधान में 395 आर्टिकल सिर्फ कहीं से ढोके ही थोड़ी लाए हैं। नहीं वो हमारी परंपरा रही है। जो हम शासन व्यवस्था है, वो शासन व्यवस्था जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो भी तो परंपराओं से डेवलप हुई है। हाँ, ये लंबे समय से चली आ रही परंपराओं का भी डेवलप हुई है। हाँ, एक भाग है वो, और वो आज एक वैधानिक और संवैधानिक जो सखड़ा है हमारा की डेट में वो संविधान में पढ़ते हैं कि साहब ये 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए, इतना कोरम होना चाहिए। अगर हम अपने इतिहास को देखें तो 4 बौद्ध संगति हुई थी, उनमें ये नियम था कि अगर मीटिंग करनी है तो इतना कोरम होना चाहिए और ये प्रस्ताव पास होगा, ये 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। शायद यही कारण है कि सर भले ही सरकार हो या विधायिका हो, कोई भी नियम कायदा लाती है, लेकिन अगर वो सामाजिक हस्तक्षेप लगते हैं तो लोग सामाजिक रीति रिवाज पे चल पड़ते हैं, उसको ध्यान नहीं देते। नहीं, सामाजिक रीति रिवाज पे कोई मानते हैं। देखिए दहेज प्रतिशत नियम 1961 में आ गया। हाँ हाँ, अब सुने ऐसे कानून बना हुआ है, लेकिन क्या दहेज पे वास्तविक रूप से प्रतिबंध मान दिया? क्या समाज ने स्वीकार कर लिया? ना, समाज स्वीकार नहीं किया ना, और खूब बाकायदा और बढ़ा है सर, बढ़ गया और ज्यादा बढ़ गया। क्यों? सुनिए, वो इतनी गहरी सर, सबसे बड़ी क्या है, मैं अपने आप भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, जो हमारा धर्म है, जो हमारी सामाजिक मान्यता है, वो हमारे अंदर इतनी डीप रूटेड होती है कि हम उसे किसी कारण से छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये जो दहेज की प्रथा है, ये सब डीप रूटेड होगी। लेकिन हाँ, अगर इसे वैसे कुरीति के रूप में अगर देखें, इसके लिए परेशान किया जाए, मांग की जाए, वो गलत नहीं, उसी के लिए वो कानून था, उसी के लिए कानून था। नहीं, बाकी सहमति तो जो कानून के चलाने वाले वो खुद ही दहेज लेन देन कर रहे हैं। जी, वो तो खुद ही वायलेशन कर। अब तो सब वीडियो बन के देखे, हमने इतना दहेज दिया। हाँ, वो दिखा रहे हैं, एक गाड़ी लिया, वो फलाना दिया, ये प्लॉट लिया, वो तो चल ही रहा है, लेकिन कंप्लेन आने पे वो एक्ट करेगा ना जी। इसलिए मैं समझता हूँ सर, एक बड़ी खास बात कि न्याय मांगने की चीज है या देने की चीज। अब गौर करिएगा सर इस बात पे, न्याय मांगने की चीज है कि देने की चीज है? न्याय देने की चीज है, लेकिन सवाल यह है कि दिया उसको जाएगा जो मांगेगा, तभी तो न्याय हुआ सर। और आज अगर कोई मांगने वाला सक्षम ही ना हो, तो हमने तो ऐसा देखा कि सर अदालत बिना मांगे भी न्याय देने के लिए तैयार है। अब ये सब क्या है सर? ये लिव इन रिलेशनशिप क्या है? ये बिना मांगे दिया गया न्याय ही तो है। 2-4 लोग चले गए होंगे मांगने, क्या लगा? नहीं, मांगने कोई नहीं गया। हाँ, हमने कानून उसको स्वीकार कर लिया, मांगने कोई नहीं गया। तो सब हमें लीडरशिप का हमें अधिकार दिया जाए, ऐसा नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमको दिए, उन्हें एक विशेष केस में दिया, लेकिन मैं फिर वही बात को दोहराना पड़ रहा है
कि कुछ बातें कानूनी रूप से मान्यताएं प्राप्त हैं, लेकिन हमने उन्हें सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया। ऐसा ही एक लिव रिलेशनशिप है कि भले ही से कानूनी मान्यता मिल गई हो, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या समाज से स्वीकार कर लिया? क्या अब अधिकतर लोग ऐसे हो गए कि जो विवाह से ऐसी संस्था को छोड़ के लिव रिलेशनशिप पे विश्वास करने लगे? क्या ऐसा हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अभी भी लोग 99% लोग जो हैं, अभी भी विवाह की संस्था पे विश्वास करते हैं और बिना विवाह के साथ-साथ रहना उचित नहीं समझते। अब विवाह जैसी संस्थाएं नहीं रहेंगी सर, तो परिवार जैसी संस्थाओं का क्या होगा? और परिवार जैसी संस्थाएं नहीं होगी तो समाज का आदमी सोच ले उसका क्या, फिर क्या हुआ? आदमी वो पहुंच जाएंगे, हाँ, आदिम युग में पहुंच जाएंगे। जब परिवार जैसी व्यवस्था नहीं तो उसी में पहुंच जाएगा ना। अभी तक के सारे बातचीत में निष्कर्ष क्या है ये तो आप निकालिएगा, लेकिन तथ्य सत्य और उसका सघन विश्लेषण ये कहता है कि संभलना सबको है। गारंटी यहां कुछ भी नहीं है, लेकिन सावधानी, रीति रिवाज, परंपरा और संस्कार को जिंदा रखा जाए तो रास्ता न केवल चिकना होगा बल्कि दौड़ भी सरपट होगी। तो आज परिवार और विवाह से जुड़ी इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में बातचीत हमारी पूरी हो चुकी है, और जिसमें आज के मेहमान श्री बी के महेश्वरी साहब थे, जो पूर्व में जिला जज रहे हैं, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रहे, और बहुत आनंद आया बातचीत में। और आप भी इस कार्यक्रम को देखिए, और देखने के लिए आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।